the National Judicial Appointment Commission Act 2014 and the Constitutional 99th Amendment Act 2014. सिस्टम ऑफ कॉलेजियम को जजेस लॉबी ने ही नहीं, एडवोकेट्स लॉबी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, ये कहकर कि ये सिस्टम ओपैक है, ये सिस्टम जो है सीक्रेट अपॉइंटमेंट्स करता है बिहाइंड द डोर, इसमें जजेस नेपोटिज्म की भी संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाले जजेस का अपॉइंटमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। साथ ही साथ जो है जो अपॉइंटी होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उनके नाम का भी पता नहीं होता है। फाइनली जिसे कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके 4 जजेस, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस, और इसका नाम सामने लाते हैं, तब पब्लिक एट लार्ज को मालूम चलता है कि ये लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट या कंसर्न हाई स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में जज अपॉइंट होने जा रहे हैं। तो तमाम तरह की एनार्की थी, तमाम तरह की आर्बिट्रेरीनेस थी इस सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के रिगार्ड में। इस बेसिस पर बहुत लोगों ने इसे कह दिया कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज अल्ट्रा वायस एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन any provision anywhere in the constitution regarding appointments of judges in the Supreme Court and the High Court through collegium system. Finally भारत सरकार ने जो है ये फैसला किया कि इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 में वो लेकर आई जो है। इस बिल को 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट बिल के साथ लाया गया था, और जब ये बिल पास हो गया तो इसकी जो नंबरिंग थी वो 99 हो गई, क्योंकि और भी सारे बिल वहाँ पर पेंडिंग थे। उन पेंडिंग बिल से पहले चूंकि इसको पास कर दिया गया, इसलिए इसकी नंबरिंग को चेंज कर दिया गया। 121 से ये 99 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के इस 99th अमेंडमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का काम ये था, इस जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का उद्देश्य ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो होने वाले जजेस के जो अपॉइंटमेंट हैं वो एक प्रॉपर कमीशन के थ्रू हो। वो कमीशन जो रिकमेंडेशन देगा उन रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट जो है फॉलो करेगा। ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस कमीशन के थ्रू प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ हायर जुडिशरी में लोगों का अपॉइंटमेंट होगा और पब्लिक के बीच एक अच्छी इमेज जाएगी कि जो जुडिशरी में जो होने वाले अपॉइंटमेंट हैं अब वो सही तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जजेस का भी और एग्जीक्यूटिव्स का भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था। 31 दिसंबर 2014 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों ही लेजिस्लेशन को जो है अपनी सहमति दे दी, और नेशनल चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का 99th अमेंडमेंट 2014 रहा हो या नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 रहा हो। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 के पास हो जाने से क्या चेंज हुआ? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, चेंज हुआ आर्टिकल 127, चेंज हुआ आर्टिकल 128। इनके बदले क्या इंसर्ट हो गया? आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 की जगह 124A, 124B और 124C हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। ये प्रोविजंस, अमेंडिंग प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के इस रिगार्ड में बात करते थे कि ये एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करते थे जिनके थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। 13 अप्रैल 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 और कॉन्स्टिट्यूशन के 99th अमेंडमेंट को नोटिफाइड कर दिया, और नोटिफाइड करने के बाद कॉलेजियम सिस्टम 13 अप्रैल
15 की तारीख से जो है एग्जिस्टेंस में नहीं रह गया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपका ये जो एक्ट था, इट वाज एन ट्रांसपेरेंट एक्ट, इट वाज एन a broad based process of consultation regarding selection of the judges in the Supreme Court and the High Court by National Judicial Appointment Commission. Article 124 सब क्लॉज 2 जो कि जिसकी प्रायर पोजीशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जजेस के जो अपॉइंटमेंट हैं उन्हें प्रेसिडेंट करेगा on the recommendation of the Chief Justice along with the judges to whom he consulted. लेकिन अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President on the recommendation of the National Judicial Appointment Commission as referred in Article 124A of the Constitution. इसका मतलब कि 124 सब क्लॉज A में कमीशन के बारे में बताया गया है। अमेंडमेंट ने क्या चेंज किया? अमेंडमेंट ने जो पहला प्रोविजो था आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 का, जहां पर लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करनी ही करनी है, लेकिन अब उस क्लॉज को खत्म कर दिया गया। सीधे अब आपका एनजेएसी आ गया है, उसकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट वहां पर होंगे। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आर्टिकल 124A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कंपोजिशन क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के कंपोजिशन में 6 मेंबर होंगे। पहला द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका चेयरपर्सन होगा, ये पदेन सदस्य होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा। दूसरा 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दोज हु आर नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उसके मेंबर होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी ये भी पदेन सदस्य होंगे। जो इस पद पर होगा वो इस कमीशन का मेंबर होगा। एक हो गया, और दूसरे वाले में 2, यानी कि 1 2 3। चौथा द यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी मेंबर होंगे और ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, यानी जो इस पद पर होगा वो इस कमीशन का मेंबर होगा। और इसके अलावा 2 एमिनेंट पर्सन्स। अब उन 2 एमिनेंट पर्सन्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उन 2 एमिनेंट पर्सन को अपॉइंट करने की एक कमेटी होगी। उस कमेटी में 3 मेंबर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होगा। यानी कि एक आपका चीफ जस्टिस हो गया, 2 दूसरे और तीसरे आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए जो कि सीनियर हैं नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस। चौथा आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, यानी विधि एवं कानून मंत्रालय का जो मंत्री है वो इसका मेंबर होगा। और चौथे और 5वें और 6ठे मेंबर आपके 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, और उन 2 एमिनेंट पर्सन को जो है अपॉइंट करेगी एक कमेटी, जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होगा, चीफ जस्टिस होगा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष यानी अपोजिशन का लीडर होगा। ये जो 2 एमिनेंट पर्सन हैं, इन 2 एमिनेंट पर्सन में एक पर्सन जो है वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमेन में से एक होगा, यानी कि इस तबके का भी रिप्रेजेंटेशन करने वाला भी वहां पर उस कमीशन में होगा जो है। आगे ये भी कहता है कि जो एमिनेंट पर्सन है उसका अपॉइंटमेंट जो है आर्टिकल 124 सब क्लॉज A सब क्लॉज 2 की बेसिस पर जो है 3 साल के लिए किया जाएगा। 3 साल पर के लिए उसका अपॉइंटमेंट जो है किया जाएगा। फिर आपका आता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज B, जो कि फंक्शंस ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता है। तो जाहिर सी बात है क्या फंक्शन होगा भाई? फंक्शन यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आपका जो कमीशन है इसका काम है रिकमेंडेशन करना। ये 6 मेंबर मिलकर डिसाइड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, इन चीजों की बात ये देखेंगे। तो
कमीशन का काम क्या है? कमीशन का काम ये है कि द कमीशन विल रिकमेंड अ पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। वही जिसकी हम बात कर रहे थे कि कमीशन का काम क्या है? कमीशन इनको अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन देगा। साथ ही साथ ये इस बात की रिकमेंडेशन देगा, रिकमेंडेशन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। और साथ ही साथ तीसरी बात क्या होगी इस कमीशन की? जो है कमीशन कहेगा कि कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कमीशन उन्हीं नामों को रिकमेंड करे, those who are suitable and having the ability to be appointed in the high court and the supreme court। तो ये मतलब ये कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह के नामों को ही वहां पर रिकमेंड करे जो कि काबिल लोग वहां पर हो। तो 124 सब क्लॉज बी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की फंक्शनिंग की बात करता है। फिर आपका आता है आर्टिकल 124 सब क्लॉज सी। 124 सब क्लॉज सी आपका ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट इस रिगार्ड में लॉ बना सकती है। किस रिगार्ड में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है? पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट्स के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के रिगार्ड में लॉ बना सकती है। अपॉइंटमेंट्स के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बना सकती है। और साथ ही साथ एनजेएसी को भी एम्पावर करता है, एनजेएसी को भी एम्पावर करता है कि अपनी फंक्शनिंग को आसान बनाने के लिए, अपनी फंक्शनिंग को आसान बनाने के लिए मतलब कि फंक्शनिंग क्या है उसकी? फंक्शनिंग ये है कि कैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। तो इस रिगार्ड में उस फंक्शनिंग को आसान बनाने के लिए वो प्रोसीजर बना सकता है बाय द मीन्स ऑफ रेगुलेशंस, ताकि उसकी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को आसान बनाया जा सके जो है। तो ये कमीशन की आपकी का एस्टेब्लिशमेंट था, ये कमीशन की फंक्शनिंग थी। और साथ ही साथ इस कमीशन की वर्किंग के रिगार्ड में पार्लियामेंट की पावर जो कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज सी में बताई गई है। ये तो रहा कमीशन आपका। फिर हम चलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जिसे हम एनजेएसी एक्ट कहते हैं, 2014 में पास हुआ था। इस एक्ट का बेसिक पर्पस था कि एक ट्रांसपेरेंट और ब्रॉड बेस्ड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट उसको देना था थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेन ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का जस्ट टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड अप बाय द एनजेएसी। The main object of the NJAC Act is to regulate the procedure to be followed by the NJAC for recommending a person or persons for appointment to the Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and the High Court. Apart from this, also regarding the transfer of judges in the High Courts from one High Court to another High Court. NJAC Act 2014 का सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि सेक्शन 4 कमीशन के पार्ट पर ये रेफरेंस की बात करता है कि कमीशन को रेफरेंस कैसे जाएगी। तो ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जैसे ही ये कमीशन अपने एग्जिस्टेंस में आएगा, उस एग्जिस्टेंस के 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में अगर कोई वैकेंसी खाली है तो 1 महीने के अंदर उसको उन वैकेंसीज के रिगार्ड में इस कमीशन को रिकमेंड करेगा। बाद में कमीशन उस पर अपने रिसर्च करेगा और तब अपना प्रपोजल वो प्रेसिडेंट को देगा जो है। इसके अलावा अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई वैकेंसी खाली होने वाली है तो उसके 6 महीने पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस कमीशन को बता देगी कि आने वाले 6 महीने में
इस हाई कोर्ट के इतने जज रिटायर होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के इतने जज रिटायर होने वाले हैं, तो आपके पास समय है, आप इन वैकेंसीज को भरने के लिए अपनी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देना शुरू कर दीजिए या उस पर अपनी रिसर्च आप स्टार्ट कर दीजिए। आगे फर्दर इसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि अगर चाहे डेथ की वजह से या रिजाइन करने की वजह से या किसी और कारणों से कोई वैकेंसी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में खाली होती है, तो उस पोजीशन में 1 महीने के अंदर विद इन अ मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमीशन को रिकमेंड करेगी और उन पोजीशंस को फिलअप करने के लिए कमीशन अपनी रिकमेंडेशन जो है बाद में वो फर्दर करेगा प्रेसिडेंट को जो है। सेक्शन 5 और 6 है इस एक्ट का, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इस प्रोविजो के साथ ये बात कही है कि इफ ही इज कंसीडर्ड टू बी फिट टू होल्ड द ऑफिस, इसका मतलब कि अगर वो फिट नहीं है तो उसके अलावा भी, यानी कि सीनियर मोस्ट जज के अलावा भी अगर कोई दूसरा फिट है जो कि नेक्स्ट टू सीजीआई है या नेक्स्ट टू वो सीनियर मोस्ट जज है, तो उसको भी जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। दूसरी चीज की और इसके चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के अलावा अदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट में, तो कमीशन उन्हीं नाम को रिकमेंड करेगा जो कि जिनकी मेरिट जो एलिजिबल हैं, जो सुटेबिलिटी के क्राइटेरिया को जो है को फिल करते हैं उस रिगार्ड में। यानी कि इस रिगार्ड में कमीशन ने जो स्पेशल रेगुलेशन बना रखा है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस, अगर उस रेगुलेशन के रिगार्ड में उस रेगुलेशन के थ्रू कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर बना रखा है कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन है, ये वो ग्राउंड्स हैं, ये वो सुटेबिलिटी के ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स की बेसिस पर ही अपॉइंटमेंट होंगे, तो उस प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो अप करके वो अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे। सेक्शन 6 इस एक्ट का कहता है कि जहां पर की रिकमेंडेशन की बात हाई कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिगार्ड में है, तो ऐसे में जहां तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात है तो वहां पर भी देखा जाएगा कि सीनियरिटी को फॉलो अप किया जाएगा। और जजेस के अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से जिसमें की अपॉइंटमेंट होने की बात की जा रही है उससे कंसल्ट किया जाएगा। उससे ही नहीं, उसके अलावा जो 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे उस हाई कोर्ट के, उनसे भी कंसीडर और उन सब की बेसिस पर जो है हेलो, हाँ बच्चों मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। और उन सब की बेसिस पर जो है वो अपनी प्रॉपर जो रिकमेंडेशन है वो जो है कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट को देगा जो है। तो ऐसे में सेक्शन 5 और 6 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होने वाले जजेस के रिगार्ड में प्रोविजन की बात करते हैं। सेक्शन 7 इस एक्ट का है जो कहता है कि कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद जो प्रेसिडेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करेगा या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा या उनके ट्रांसफर करेगा। अगर प्रेसिडेंट उस रिकमेंडेशन को एक बार उस कमीशन के पास वापस भेज देता है कि आप फिर से इसको रिकंसीडर कीजिए, अगर वो रिकंसीडर नहीं करते हैं और उसके बाद एज इट इज फिर से उसको भेज देते हैं, तो इस पोजीशन में प्रेसिडेंट शैल मेक
the appointments accordingly as it was sent to him by the commission. सेक्शन 8 इस एक्ट का है जो कि एनजेएसी के स्टाफ की बात करता है. Section 8 of the Act, it authorizes the central government to appoint such officers and employees of the Commission as may prescribe such terms and conditions of services of the staff. इस कमीशन के स्टाफ की अपॉइंटमेंट के रिगार्ड में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि वो ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे एम्प्लॉइज को डेप्यूट कर सकता है कमीशन के सेक्रेटरीट या कमीशन के स्टाफ के रिगार्ड में, जिससे वो बेहतर समझती है. साथ ही साथ इस कमीशन का जो कन्वेनर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का वो सेक्रेटरी होगा. यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो सेक्रेटरी होगा, जो सचिव होगा, वही इस कमीशन का कन्वेनर होगा. सेक्शन 12 आपका है जो कि कमीशन के पास, जो कमीशन को पावर देता है कि कमीशन हैव पावर टू मेक रेगुलेशंस रिगार्डिंग इट्स वर्किंग जो है. तो जाहिर सी बात है कमीशन की पावर क्या होगी? कमीशन की पावर यही होगी, कमीशन जो है होने वाले अपॉइंटमेंट्स के रिगार्ड में प्रॉपर रेगुलेशंस बना सके, बेहतर से बेहतर लोगों को जज अपॉइंट करा सके, और किस तरह से उसे प्रेसिडेंट, गवर्नर्स की या चीफ मिनिस्टर्स की राय लेनी है अगर उस कंसर्न हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है. तो सेक्शन 12 ऑफ द एनजीएसी एक्ट, इट गिव्स पावर टू द कमीशन टू मेक रेगुलेशंस in the following matters. Matters are here as follows. Number 1, the criteria of suitability with respect to appointment of judges of the Supreme Court and the High Court. वो कौन से आधार होंगे जिसकी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट होगा? इस रिगार्ड में वो रेगुलेशंस बना सकते हैं. दूसरा, other procedure and selection and appointment of a judge of the Supreme Court and High Court. Criteria of suitability के रिगार्ड में अगर कोई और प्रोसीजर है जिसके थ्रू जजेस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को, प्रोसीजर को और आसान बनाया जा सकता है, उस प्रोसीजर को भी वो अपना सकते हैं. तीसरी बात, other judges and eminent advocates who may be consulted by the Chief Justice of High Court. यानी कि चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट में होने वाले अपॉइंटमेंट्स के रिगार्ड में जहां तक कंसल्टेशन की बात है, तो कंसल्टेशन के रिगार्ड में किन किन लोगों से वो कमीशन बात कर सकता है, किन किन लोगों को अपनी उस कंसल्टेशन की प्रोसेस में, तब जबकि वो किसी हाई कोर्ट में जजेस के नाम को रिकमेंड करने जा रहा है, वो किन किन लोगों से कंसल्ट करेगा, इस रिगार्ड में भी प्रोसीजर बना सकता है. चौथी बात, द मैनर ऑफ इलिसिटेटिंग व्यूज ऑफ द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. किस तरीके से क्या प्रक्रिया होगी कि किस तरह से वो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की राय लेगा, तब जबकि उस स्टेट के हाई कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है. सेक्शन 13 इस एक्ट का ये कहता है कि जो भी प्रोसीजर, 13 ने कहता है कि जो भी प्रोसीजर whatever the rules and regulations will be made by the NJAC that must be put before the parliament, before each house of the parliament, जबकि पार्लियामेंट सेशन में चल रही हो. यानी कि जबकि सत्र चल रहा हो, सत्र के दौरान जो भी कायदे कानून उन्होंने अपनी बेहतर फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग के रिगार्ड में बनाए हैं, उसके कॉन्टेस्ट में जो है वो जो कुछ भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस रिपोर्ट को उन्हें संसद के दोनों सदनों के सामने रखना होगा. उसकी रिकमेंडेशन के बाद जो है ये चीजें वहां से अप्रूव हो जाएंगी. ये रहा आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. आपका दोनों चीज आपकी रह गई यहाँ पर जो है.
ये क्यों इस तरह से मेरे हमसे तो बंद ही नहीं हो रहा है।